एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शराब से प्रभावित होता है? शराब से आपके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? कौन सा हिस्सा है वो हिस्सा है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम को शराब प्रभावित करता है क्योंकि सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम का काम है आपके बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना, यानी बॉडी मूवमेंट का बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, इसलिए आप शराबी देखते हो झूम झूम के चलता है, ऐसा नहीं है उसे बहुत मजा आ रहा है इसलिए वो झूम झूम के चलता है। उसका सेरिबेलम पे असर हो गया है और उसका जो बॉडी मूवमेंट है उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बेचारा झूमने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन इन चारों राजाओं में से पुलकेशिन प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु नानक का उत्तराधिकारी, आसान सा क्वेश्चन है। गुरु अंगद गुरु नानक का उत्तराधिकारी बना। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कहाँ इसका निर्माण हुआ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में है। ठीक है, किस नदी के तट पर है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो कावेरी नदी के तट पर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है किस नदी के तट पर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया है, तो कावेरी नदी के तट पर। और किस भगवान को समर्पित है बृहदेश्वर मंदिर? तो शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में सबसे पहले सिल्वर तो होता नहीं है, तो चांदी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया आपका। ठीक है, तो बच क्या गया? जिंक, तांबा और निकल। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बस उसी का प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, आपको नहीं पता है जर्मन सिल्वर में क्या होता है, पर इतना तो पता होगा उसमें सिल्वर नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन देखो ऐसे ही निकल गया, तो सही आंसर नहीं पता होने के बावजूद आप आंसर कर सकते हो, बस मैं ये बताना चाहता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जिंक, तांबा और निकल। इसमें जिंक जो है वह 60% है, तांबा जो होता है वो 20% होता है और निकल जो है वह 20% होता है। तो क्या क्या हो गया? तांबा 60%, निकल 20% और जिंक 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादल उत्पन्न करने और कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं? अब बिना पढ़े तुम उपर्युक्त सभी मार दो, फिर मैं लगा दूंगा एक झापड़, उसके बाद सीख जाओगे तुम लोग। तो देखो, जरूरी नहीं है उपर्युक्त सभी मार के तुम खुश हो जाओ, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों नहीं रहेगा, एग्जाम में कोई एक रहेगा। इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे तीनों डाला है। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखी बर्फ या ड्राई आइस, ठीक है, या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों चीजें हैं जिसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अभी तक आपने जनरली जो पढ़ा है वो है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, लेकिन इसके अलावे भी आपके एग्जाम में और आ सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना का उल्लेख करता है? गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, इस चीज का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? कौन सा अनुच्छेद है? वह है अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A ये 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 39 में जो है वह ABC 3 चीजें हैं। ठीक है, उसमें से ए में 3 चीजें हैं, उसी में से एक है मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है?
भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख आपको किस अनुसूची में मिलेगा? तो दो अनुसूची है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। अब इस दोनों में बताओ, क्योंकि ये दोनों तो नहीं है जो मैंने बता दिया। अब बताओ इस दोनों में कौन है? तो इस दोनों में है अनुसूची 3। ठीक है, अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है भारतीय जो भी अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, ठीक है, उन सभी का क्या? शपथ ग्रहण। अनुसूची 4 में क्या है ये बताओ? अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में सैलरी, इन अधिकारियों का, जिन अधिकारियों को अभी 3 के तहत हम लोगों ने शपथ दिलवाया था, इनका सैलरी है। और अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है भारत जो राज्यों का संघ है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मेडिकल स्थिति में आंख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ हालत बिगड़ जाती है? एक मेडिकल सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आंख की ऑप्टिकल तंत्रिका जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, ऑप्टिकल नर्व्स जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, और टाइम जैसे ही बीतते जाता है हालत और भी बिगड़ता जाता है। वो बीमारी कौन सा है? वह बीमारी है ग्लूकोमा। ठीक है, कौन सा बीमारी है? ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मदद से वयस्क क्यूलेक्स और एनोफिलीज को पहचाना जा सकता है? अब ये तो पता चल गया होगा ये क्या है, क्यूलेक्स और एनोफिलीज, ये दोनों है मच्छर। ठीक है, अब ये मच्छर कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? वयस्क क्यूलेक्स और एनोफिलीज का पहचान आप कैसे कर सकते हो? तो इनके बैठने की मुद्रा से आप पहचान कर सकते हो। एनोफिलीज मच्छर जो है वह हमेशा एक एंगल पे बैठते हैं। जैसे मान लो ये है सरफेस, ठीक है, और ये है उनका टांग। अब जो वो बैठेंगे हमेशा एक एंगल पे बैठेंगे। ये मान लो ये मच्छर था, ठीक है, ये एक एंगल पे हमेशा बैठेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्यूलेक्स का बात करेंगे तो क्यूलेक्स हमेशा पैरेलली बैठेंगे। ये अगर मच्छर है तो ये देखो ये इस तरह से बैठेगा। तो बैठने की मुद्रा से हम लोग वयस्क क्यूलेक्स और एनोफिलीज को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आसान क्वेश्चन है, 1931 में हुआ था। फंस गया ना? 1931 में कब हुआ था ये आपको बताना है। बहुत तेज बन रहे हो तुम लोग आजकल, जल्दी बताओ कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक एक पेंटिंग है, उसका चित्रकार कौन है? कौन है? अभिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत माता नामक पेंटिंग का चित्रकार कौन है? अभिंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, खमीर यानी ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है, यानी कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ये जटिल एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स एंजाइम के द्वारा क्रिया अपना किण्वन प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशन करता है। इसका नाम क्या है? आपको उस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का नाम बताना है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरपिंड किसमें पाया जाता है? बरपिंड किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है बरपिंड? ये एसएससी एग्जाम का अगर मैं बात करूं तो एसएससी एग्जाम में अभी तक ये 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। बरपिंड किसमें पाया जाता है? कोई चेंजेस नहीं रहता क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन रहता है। ये मादा कायिक कोशिका में, ठीक है, मादा कायिक कोशिका में या फीमेल सोमैटिक सेल में बरपिंड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस डैश के समूह को संदर्भित करता है? डार्विन फिंचेस किस चीज से रिलेटेड है? बस आप यही बता दो किस चीज से रिलेटेड है? पक्षियों से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? इन चारों में से एक ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है। वो वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा ये आपको बताना है। तो यह है पोलियो। ठीक है, पोलियो किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर नमक के भारी सेवन के बावजूद उच्च रक्तचाप विकसित नहीं करता है? यहां से एक आपके लिए सीखने वाली चीज है, अगर आप नमक ज्यादा खाते हो
तो आपको एक चीज का डर हमेशा बना रहेगा, वह है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसीलिए जिसको जो भी आपके घर में अगर कोई हो या पड़ोस में कोई हो, आप देखना, उनसे पूछना, जो भी बीपी पेशेंट है, जो भी बूढ़े लोग हैं जिनको बीपी जिनका हाई हो गया है, उनको नमक कम खाने बोला जाता है। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। तो नमक के भारी सेवन के बावजूद एक ऐसा जानवर है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं विकसित होता है, वो है ऊंट। ऊंट, ठीक है, ये बहुत अधिक नमक खाता है लेकिन इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्न में से कौन सा अन्य जानवरों के काटने से रेबीज बन सकता है, ये आप बताओ। कुत्ते के काटने से रेबीज तो होता है, लेकिन इसके अलावे अगर आपको चमगादड़ भी काट ले तो भी रेबीज हो सकता है। अगर आपको लोमड़ी, फॉक्स, ठीक है, ये भी काट ले तो भी रेबीज हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस रसायन का नाम बताएं जो आम को पकाने में काम आता है। गैस आपको पता है, एसिटिलीन गैस, नेचुरली पकाना है तो एथिलीन गैस, लेकिन आपको उस चीज का नाम बताना है जिससे वो गैस प्रोड्यूस होता है। क्या है वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड पे जब कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ये इस तरह से आपका मिलेगा, मार्केट में मिलता है। जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तब ये एक गैस प्रोड्यूस करता है, एसिटिलीन गैस, और इसी के कारण आपका आम पक जाता है और फिर आप टूट पड़ते हो आम पे। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन किसका पॉलीमर है। बेंजीन किसका पॉलीमर है। तो बेंजीन एसिटिलीन का पॉलीमर है। किसका है, एसिटिलीन का। बेंजीन का फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्या होता है, C6H6। इजी है इसलिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक नाम क्या है। डाइफ्लोरोमीथेन, इसका रासायनिक नाम क्या है। क्या है इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है फ्रेऑन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम यानी गैस का जो ज्वाला होता है, ठीक है, ये कहीं पे भी आप गैस जलाते हो, गैस फ्लेम, इसमें सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। आप ध्यान से अगर देखोगे, गैस फ्लेम जब जलता है तो उसमें आपको नीला कलर नजर आएगा, पीला कलर नजर आएगा। ठीक है, तो आपको वही बताना है इसमें सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है। सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, सबसे गर्म हिस्सा होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी जहां पे आपको बीच वाला जो एक सेंटर दिखेगा उस जगह आपको खाली दिखेगा, उसके बाद आपको नीला दिखेगा, उसके बाद आपको पीला दिखेगा। तो सबसे अधिक गर्म बीच वाला हिस्सा ही होता है जहां पे आपको नहीं दिखता है कोई भी लाइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, और ये सबसे अधिक गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुओं का गुण क्या है। क्षार धातुओं का गुण क्या है। क्षार धातुओं का गुण, जल्दी से ऑप्शन पढ़ो चारों और बताओ। यानी बेसिक जो भी मेटल है उनका गुण क्या होता है। तो बेसिक मेटल जो भी है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम लोग क्या बोल सकते हो आप, कमजोर आप मेटल बोल सकते हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आंख बंद करो और आंसर मार दो, 5 सितंबर। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपके ख्यालों में, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में 5 अक्टूबर सही होगा, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया विश्व शिक्षक दिवस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंदेलों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर डैश को समर्पित है। खजुराहो मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अब शिव भगवान ये सभी जान रहे हो, तो क्या मैं नहीं जान रहा हूं जो मैं तुमसे पूछूंगा, पागल थोड़ी ना, मैं भी थोड़ा दिमाग वाला हूं, इसलिए मैंने शिव से रिलेटेड यहाँ पे दो ऑप्शन डाला है, शिव पार्वती और विष्णु शिव। अब बताओ, चंदेलों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित है। ये विष्णु और शिव को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को मिलाएं। अच्छा, आपको दिया हुआ विकल्प आपको मैच करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करो मैच।
जल्दी से मैच करो और बताओ क्या होगा सही आंसर। चलो एक तरफ से मैच करके देखते हैं। पहला है आपका शंकराचार्य, तो शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है आपका रामानुजाचार्य, तो ये विशिष्ट द्वैत से, ठीक है, ये विशिष्ट अद्वैत से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद है निम्बार्क। निम्बार्क किससे संबंधित है? ये द्वैता और द्वैत से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद माध्याचार्य, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? माध्याचार्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है द्वैतावाद सिद्धांत से या द्वैत सिद्धांत से। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहां से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध, जल्दी बताओ, धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकों का धर्म के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। इसको आप एक तरह से बोल सकते हो उत्तराधिकारी युद्ध था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया गया था किसके द्वारा? जीतल नामक तांबे के सिक्के को किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इल्तुतमिश ने 2 सिक्का चलाया था, जीतल और टका, ठीक है, जीतल और टका। टका जो था यह चांदी का हुआ करता था, चांदी का, और जीतल जो था ये तांबा का हुआ करता था, ठीक है। और ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों ने हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। बहुत बार आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली, और इधर से थे मराठे, तो मराठों को अब्दाली ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस के आदमी और महात्मा गांधी के एक करीबी सहयोगी, यह वर्णन निम्न में से किसके लिए सही है? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको बताना है इन चारों में से ये सारे टर्म्स किसके लिए सही है। यह एक कपास के व्यापारी हैं, बैंकर भी हैं, कांग्रेस के आदमी भी हैं और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी हैं। ये चारों में से कौन सही फिट बैठ रहा है? तो इन चारों में से 2 नाम जिन्होंने भी थोड़ा पढ़ा है उनके लिए 2 नाम कंफ्यूजिंग हो सकता है, जीडी बिरला और जमनालाल बजाज। अगर सिर्फ महात्मा गांधी के करीबी का बात करें तो जमनालाल बजाज सबसे करीब है, लेकिन ये आंसर आपका सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आंसर होगा जीडी बिरला, क्योंकि भारतीय कपास व्यापारी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जीडी बिरला ने अपना जो कारोबार शुरू किया था वो आपका कॉटन इंडस्ट्री से किया था, कॉटन ट्रेडिंग से किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना जूट मिल लगाया, तो इनका मेन जो बिजनेस रहा वो टेक्सटाइल में रहा था, ठीक है। तो आपका सही आंसर जीडी बिरला होगा। और जमनालाल बजाज की अगर बात करेंगे तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, 5th सन ऑफ महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जमनालाल बजाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम होता है, यानी कौन सा मंथ है ऐसा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम कहलाता है? कौन सा है वो है जनवरी से लेकर जून तक का समय। जनवरी से लेकर जून तक का समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला राजा मानसिंह ने बनवाया था। राजा मानसिंह कौन है? राजा मानसिंह ये जोधाबाई का भतीजा है, भगवान दास का पुत्र है, ठीक है। और ये अकबर के दरबार में भी था, अकबर के नवरत्नों में भी ये शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन चारों युद्धों में आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। कौन सा युद्ध है वो युद्ध है सुवाली का युद्ध, ठीक है। सुवाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था सूरत के पास, ठीक है। सूरत के पास सुवाली का युद्ध हुआ था 1612 में, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा पत्थर एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का सिलिकेट खनिज है? एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का सिलिकेट खनिज है कौन सा तत्व? कौन सा तत्व नहीं, कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर है वो पत्थर है पुखराज। कौन सा पत्थर है? पुखराज। अगला क्वेश्चन है, शब्द चेरी पिकिंग, ये टर्म जो है चेरी पिकिंग, ये किस खेल से संबंधित है? चेरी पिकिंग टर्म किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सूक्ष्म पोषक पौधे की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? तो इन चारों में से 3 ऐसा है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, लेकिन एक ऐसा है जो जरूरी नहीं है। वह कौन सा है? वह है आपका आयोडीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई, आपको बताना है कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक से 2 चीजें आपको याद रखना है कि इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन रॉय के मदद से। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था, किसके मदद से? तो सलीमन के मदद से। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कुशासन के आधार पर देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था डलहौजी का, वो क्या था कि अगर किसी राजा का अपना उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी में उसका अपना खून होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। ठीक है, पोषी पुत्र याद रखना, इसमें इंक्लूड नहीं था। अगर कोई राजा पोषी पुत्र ले लेता है किसी को, तो वो उसका उत्तराधिकारी ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पे नहीं माना जाएगा, तो भी वो राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसा राज्य हुआ अवध, ठीक है, जिसको कुशासन के आधार पे उसी टाइम में मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, पीनल नहीं है पेनल कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या क्या है? इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीनों जो है यह किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? किस वायसराय के काल में? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने ही सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? अच्छा, प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है प्लासी के युद्ध में जिन सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था उनका नाम क्या क्या था? इन 5 में से आपको बताना है कौन कौन थे वो। तो वो थे मोहनलाल और मीर मदान, ये 2 लोग थे। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लोग ही थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, द्वैध शासन के काल को, यानी ये जो 65 से लेकर 72 तक का काल है, ये द्वैध शासन का काल है, इसको डाकुओं का राज कहा था? क्वेश्चन समझ में आया? एक इतिहासकार जिसने 1765 से लेकर 1772 के समय को डाकुओं का राज्य कहा था, तो वो इतिहासकार कौन है? तो वो है पन्नीकर बाबू। ठीक है, KM पन्नीकर ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, आपको बताना है इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। मुर्शिदाबाद बंगाल में है, ठीक है, और बंगाल का जो उप दीवान था वो था मोहम्मद रजा खां। 2 क्षेत्र था जिसमें इन्होंने उप दीवानी को बांटा, एक है बिहार और दूसरा है बंगाल। ठीक है, तो बिहार में किसको बनाया? राजा सिताब राय को, और बंगाल में किसको बनाया? रजा खां को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किन से? आपको ये बताना। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किन से प्राप्त किया था, जल्दी बताओ। तो रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, कुछ गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ है और उनके सामने कुछ काम है, आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं। गवर्नर जनरल नहीं, वाइसराय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड बेंटिंग। आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किया था? बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किया था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, क्या वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है? बिल्कुल सही है, वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था? ये देखते हैं। लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, क्या ये है? ये भी सही है। तो आपका सी जो है वह गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1802 ईस्वी में चालू हुआ था और 1805 ईस्वी तक चला था। ठीक है। और ये जो समय है यह किस वाइसराय का समय था? ये लॉर्ड वेलेस्ली का समय था। ठीक है, इसलिए आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ठीक है, राजकुमार खुसरो मुगल राजकुमार था, इसका सहायता किसने किया था? एक सिख गुरु ने। आपको बताना है वह सिख गुरु कौन है और इसका सहायता करने के एवज में इनको बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ा था। तो ये हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इनको जहांगीर ने क्या किया था? मार दिया था। किस लिए? तो खुसरो की सहायता करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? इन चारों में से आपको बताना है वह कौन था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। अब सभी आपको दिख रहा है ये सब बंगाल का नवाब है। किसने किया था ऐसा? तो ये काम किया गया था मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, मीर कासिम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये जो समय काल आ गया था ये ब्रिटिशर्स का समय काल था। ठीक है, 1760 ईस्वी का समय था और 1760 ईस्वी में क्या हुआ? मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसको बनाया? मीर कासिम को बनाया बंगाल का नवाब। लेकिन जैसे ही मीर कासिम बना बंगाल का नवाब तो एक साल के बाद ही इसने अपना रंग दिखाना चालू किया और ब्रिटिश का गुलामी करना इसको पसंद नहीं था। ये सब ब्रिटिश को समझ में आ गया 1763 ईस्वी में और 1763 ईस्वी में इसने क्या किया? मीर कासिम को फिर से भगा दिया। इसी के बीच में इसने मुर्शिदाबाद से अपना जो राजधानी है उसको मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया था। और जो बंदूक कारखाना देखते हो ये उस वक्त बहुत पीक पर था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ, तो इसको शामिल करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद भारत में किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया? तो कौन सा अधिनियम है वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा सचिव का पद सृजित किया गया भारत में। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? पैमानों की खोज कहाँ से हुई थी जो यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल जानते थे? तो ये लोथल से खोज हुई। ठीक है, लोथल उनका डॉकयार्ड था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये बिजनेस का केंद्र रहा होगा क्योंकि यहाँ से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या गैस, क्या बनता है? तो देखो, जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा पढ़ा है वही इसमें अक्सर गलती करेंगे। वो जैसे ही देखेंगे अनुपात वो मार देंगे यौगिक। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है किसी भी अनुपात में बोला जा रहा है, और यौगिक वो चीज है जो हमेशा एक फिक्स अनुपात में होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं H2O, H2O एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, तभी ये H2O कहलाएगा, यानी वाटर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप H2O2 ले लेते हो तो ये पानी नहीं है, ये कुछ और है। तो आपको ये चीज समझना होगा। और किसी भी अनुपात में 1:2, 3:2, किसी भी अनुपात में आप मिला दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मिश्रण में। ठीक है, मिश्रण का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। तो ध्यान से आपको आंसर करना है, आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? इन चारों में से आपको बताना है एक यौगिक कौन सा है। तो कौन सा इसमें यौगिक है? अमोनिया, NH4, ये एक यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। यह उत्तर भारत के संदर्भ में बात किया जा रहा है। ठीक है, 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः कैसा समय काल माना गया है? किसका समय काल है? वो राजपूत काल के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, आपको बताना है यह किसने लिखा है? मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखा है? तो मिताक्षरा पुस्तक विघ्नेश्वर ने लिखा है, जो हिंदू विधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? अब मूवी देखने के बाद तो ये सब आपके लिए आसान हो गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी से रानी पद्मिनी का नाम जुड़ता है, और ये राणा रतन सिंह की वाइफ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर जो बाउंड्री है, ठीक है, समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ये एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत पहले। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 12 नॉटिकल मील। यहां से ध्यान से आपको याद रखना है, अगर टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 12 नॉटिकल मील। लेकिन 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ये तीनों आंसर है। अब तीनों अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर कंटीजियस जोन आपसे पूछा जाए, ध्यान देना, टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री या टेरिटोरियल जोन अगर पूछा जाए, यानी ये मेरा जमीन है, ये भारत है, इससे अगर टेरिटोरियल जोन पूछा जाएगा तो पहला जो बाउंड्री हम लोग लेंगे 12 किलोमीटर का, ये होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे कंटीजियस जोन अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 24 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, और अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये हमारा और बढ़ जाता है और ये 200 मील तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला कोई आंसर होगा 12, दूसरा आंसर होगा 24, तीसरा आंसर होगा 200। तीनों का टर्म आपको याद रखना है, टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री 12 नॉटिकल मील, कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल मील, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल मील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। ऑप्शंस लेंदी हैं, लेकिन पढ़ो और बताओ प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं? जल्दी बताओ क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी? जिस बेरोजगारी में तुम लोग इन्वॉल्व हो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। यानी एक आदमी का काम था, उसमें 10 आदमी लगा हुआ है। ठीक है, अब तुम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने ऐसा किया, भाई एक ही कोई काम अगर एक आदमी का है तो उसमें 10 लोगों का लगना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे तुम लोगों को पढ़ना है, उसमें कौन कौन लगा हुआ है? एक बुक छापने वाला लगा हुआ है, एक बुक लिखने वाला लगा हुआ है, एक बुक पढ़ाने वाला लगा हुआ है। तुम लोग अगर खुद कर लेते तो हम लोगों को ये मेहनत करना पड़ता क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी लगे रहेंगे, तुम लोग भी लगे रहो। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, ये जनरली आपको देखने को कहाँ मिलता है? जो अभी मैंने बोला ये एग्जाम्पल बकवास था, इसको मत कंसिडर करना। इसको देखना है अगर आप तो देखो गांव में जाके। ठीक है, अब गांव में अगर 10 आदमी है तो खेती करने में 1 आदमी या 2 आदमी का जरूरत है। ये 8 आदमी जो आपको दिख रहा है ये फालतू का इसमें लगा हुआ है और अपने आप को बिजी समझ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है?
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनस ने। और अगर जीव विज्ञान का पिता पूछा जाता तो आंसर क्या होता? अरस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा है? हिस्टोरिया प्लांटेरम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है थियोफ्रस्टस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? टोटल 88 तारामंडल है अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल बैंड जो है वह सबसे अधिक किसका है? बुध का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप कौन सी मात्रा है? तो जड़त्व यानी इनर्शिया जो है वह द्रव्यमान का यानी मास का मान है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 टेबल दिया हुआ है और आपको बताना है सही मैच करके। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से मैच करो और बताओ सही आंसर क्या होगा। क्या होगा यहाँ सही आंसर? एक तरफ आपको दिख रहा है उच्च वेग, तरंग धैर्य, दाब और ऊर्जा। दूसरी तरफ दिख रहा है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। किससे कौन संबंधित है ये आपको बताना है। चलो सबसे पहले देखते हैं उच्च वेग। उच्च वेग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो मैक संख्या आप जानते हो, एरोप्लेन का स्पीड मापने जो मेजर करते हैं हम लोग वो मैक संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उच्च वेग मैक हो गया। तरंग धैर्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किस चीज का सूचक होता है? किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है उसका ताप। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। कौन थे वो? वो थे डेवी, जिसने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? यहाँ पे आपको दिख रहा है एक साइड F, दूसरे साइड दिख रहा है C, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या होता है? बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, जल्दी से बताओ क्या है सही आंसर अगर याद आ रहा है आपको तो क्या होता था फॉर्मूला? F-32/9 = C/5, ठीक है। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना हो या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सही आंसर है बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में एक पूर्व ब्लैक नासा गणितज्ञ के नाम पर एक स्पेस सप्लाई लॉन्च किया है। आपको उस गणितज्ञ का नाम बताना है जिसके नाम पर ये स्पेसशिप बनाया गया है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आंसर करो। क्या है सही आंसर? सही आंसर है कैथरीन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एक महासागर में अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? कौन बनी है? ये है जैस्मीन हैरिसन। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में निम्नलिखित में से किस वेब श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में से ये खिताब किसको मिला है? किसको मिला है? ये मिला है स्कैम 1992। अगला क्वेश्चन है, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, यह किसकी आत्मकथा है? किसकी है? यह कबीर बेदी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में सभी गांवों में लाल लकीर को मंजूरी दे दी है? यानी उस राज्य के सभी गांव में लाल लकीर स्कीम लॉन्च किया जा चुका है। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है पंजाब।
अगला क्वेश्चन है, किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? TTFI का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन है, ओएलएक्स ग्रुप ने डैश को ओएलएक्स ऑटोज का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया है? ये किया गया गौतम ठाकर को। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला ये केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स किस जगह आयोजित किया गया है? दूसरा ये है आपका इंडिया नेशनल विंटर गेम्स, आपको बताना है कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? गुलमर्ग में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? यूएन गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया है। ठीक है, हर वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गोवा में आयोजित किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, 14 साल की अवधि वाली सरकार प्रतिभूतियों के लिए नीलामी तंत्र क्या है? तो एक नीलामी तंत्र है, उस तंत्र का आपको नाम बताना है। क्या है उस नीलामी तंत्र का नाम? उसका नाम है यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द फोर्थ लॉयन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं? द फोर्थ लॉयन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इस बुक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वेणु माधव गोविंद। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक का नाम बताएं। टोक्यो ओलंपिक जो 8 अगस्त को संपन्न हो चुका है। ठीक है, आपको बताना है इसमें भारत की महिला ध्वजवाहक कौन थी महिला ध्वजवाहक? इसमें महिला ध्वजवाहक थी MC मैरी कॉम, और ये पहली बार हुआ जहाँ पे 2 ध्वजवाहक थे, एक महिला और एक पुरुष। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट में पुरुष ध्वजवाहक बताओ जो इस बार टोक्यो ओलंपिक में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है? निपुण भारत कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? नितिन गडकरी बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय एक्वा किसानों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप जिसका नाम है मत्स्य सेतु लॉन्च किया है? तो मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया था? किसने किया था? गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? पहला तो अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और दूसरा बनने जा रहा है जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 शहर महिला एशियाई कप 2022 का मेजबानी के लिए तैयार है? तो 2022 महिला एशियाई कप इसका मेजबान कौन होगा? आपको ये बताना है कौन होगा। मुंबई और पुणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश के नाम पे रखा है। किसके नाम पे रखा गया है? ये रखा गया विद्या बालन के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का ये पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है और इसकी स्थापना गांधीनगर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और स्वितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। उस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है स्पर्श। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत की पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम जिसका नाम है एक्वेटिक किंगडम इसको स्थापित किया गया है? ये भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। कहाँ स्थापित किया गया है इसको बेंगलुरु स्टेशन पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन इंक ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया है? ये किया गया है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का किस देश में उद्घाटन हुआ है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया था। कहाँ पे है? डेनमार्क में।
अगला क्वेश्चन है, सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नए शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से संबंधित है? किरेन रिजिजू से संबंधित कौन सा मंत्रालय है? यह है कानून और न्याय मंत्रालय। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।